morning everyone. I got the book The Ultimate Gift and my part is from chapter 7, chapter 10. So chapter 7 is the gift of problems. Problems may only be avoided by exercising good judgment. Good judgment may only be gained by experiencing life problems. So यहाँ पे कैसा होता है, एक पर्सन है जैसन, ठीक है, उसके एक अंकल है रेड स्टीवन. तो उसको मतलब मेरा पार्ट फर्स्ट चैप्टर से नहीं है तो मैं आपको एक सिंपल समरी बताता हूँ. वो जो उसके अंकल है रेड स्टीवन, वो जेसन को हर महीने एक अलग अलग गिफ्ट देते हैं जिसके अंदर वो महीने मतलब वो पूरा महीने का टाइम ले सकता है उस ड्यूरेशन को पूरा करने के लिए और उसको एक कोई ना कोई गिफ्ट मिलने वाला होता है. तो चैप्टर 7 है द गिफ्ट ऑफ प्रॉब्लम्स. इसके अंदर जो रेड स्टीवन है वो जेसन को एक चैलेंज देते हैं कि आपको एक महीने का टाइम है, आप बाहर जाओ और ऐसे 4 लोग ढूंढ के लाओ जिनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है. उसके बाद सबसे पहले एक छोटा बच्चा होना चाहिए, दूसरा एक एडल्ट होना चाहिए, तीसरा एक मिडिल एज एडल्ट होना चाहिए और चौथा एक ओल्ड पर्सन भी चल सकता है, ठीक है. तो स्टार्टिंग में जब जैसन ढूंढ रहा होता है पार्क में, जैसे ढूंढ रहा होता है, पहले तो फ्रस्ट्रेटेड होता है, बोलता है मेरे को ये नहीं करना है. फिर वो एक दिन पार्क में आके बैठता है और देखता है कि एक औरत उसके बाद आती है और एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम इमिली है वो पार्क में झूल रही होती है. तो वो मैम उसके पास आती है, उनको बोलती है कि वो बहुत सुंदर है ना. तो वो बहुत एरोगेंटली बोलता है नहीं मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता. तो फिर वो जैसा उससे पूछता है कि क्या आप उसकी मम्मी हैं. तो वो बोलती है नहीं मैं उसकी मम्मी नहीं हूँ, मैं एक बेबी सिटर हूँ, मैं एक इसमें काम करती हूँ, हॉस्पिटल में काम करती हूँ जहाँ पे जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको हम लोग ट्रीट करते हैं. उसके बाद वो पूछते तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं. तो उनको बताते हैं कि उनके हॉस्पिटल में एक दिन ऐसा होता है जो बच्चों के लिए स्पेशल होता है. तो वो बच्चों से पूछते हैं कि आपको स्पेशल क्या करना है. तो बच्चा वहाँ पे डिसाइड करता है कि मेरे को पार्क में जाना है. तो टीचर उससे बोलती भी कि बहुत सारे बच्चे डिज्नीलैंड जाने की बात करते हैं, बॉल का खेलने की बात करते हैं, बट वो बोलती है नहीं मुझे पार्क में ही जाना है, ठीक है. तो पार्क में जाने के बाद जब उस जैसन को समझता है कि इसको कैंसर है बट फिर भी वो एंजॉय कर रही है, तो फिर एमिली उसके पास आती है, उससे बात करती है. तो वो एकदम हैरान हो जाता है कि यार ये इतना कैंसर है इसको पता है, शायद पता भी ना हो कि ये मरने वाली है, बट फिर भी ये बहुत खुश है क्योंकि वो अपने प्रेजेंट में जी रही होती है, राइट. उसके बाद वो वापस जाता है, बताता है कि मैं ऐसे ऐसे एक बच्चे से मिला था. देन नेक्स्ट डे वो अपनी कार की तरफ जा रहा होता है. वहाँ पे एक बंदा उसको दिखता है जो झाड़ू वगैरह मार रहा होता है, नॉर्मल काम कर रहा होता है. तो जैसन देखता है कि वो उसकी गाड़ी की तरफ देखता रहता है. वो बंदा उसके पास आता है जैसन के पास और जैसन को बोलता है आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, तो अगर क्या मैं इसको वॉश करूँ इसको और अच्छा बना सकता हूँ. तो जैसन बोलता है आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आपका तो एज भी अच्छा लग रहा है, आप एक अच्छा खासा काम कर सकते हो. तो वो बोलता है कि कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मेरा जॉब छूट गया, मेरे वाइफ का भी जॉब छूट गया, बट स्टिल आई एम हैप्पी बिकॉज कहीं ना कहीं मैं अपनी फैमिली के साथ मेरा टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ. और कुछ दिन पहले एक ऐसा टाइम था जब हमारे पास खाना नहीं था घर पर खाने के लिए, लेकिन ओटमील्स थे. तो अपनी वाइफ को बोलते हुए सुन लेता है कि ओटमील्स जो है वो बच्चों को बता रही थी उसकी वाइफ कि ओटमील्स जो है वो बड़े बड़े लोग जो अमीर लोग होते हैं वो खाते हैं. तो वो लोग फिर ओटमील्स ही खाते रहते हैं, ठीक है. उसके बाद जब वो बोलता है ना ये चीज़ कि मैं फिर भी खुश हूँ बिकॉज मैं अपने फैमिली के साथ और मेरे फैमिली का मैं अच्छा टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ, फिर वापस जाता है. फिर नेक्स्ट डे जैसन घूम रहा होता है तो वो देखता है कि एक जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, खासकर जहाँ पे शमशान घाट हम बोलते हैं, वहाँ पे किसी को जलाने वाले होते हैं. तो वहाँ पे जाता है, वहाँ पे जाके देखता है बूढ़ा सा आदमी बहुत मायूस खड़ा होता है ऐसे करके. फिर जैसे उसका जाता है उसको पूछता है कि क्या हो गया. उसको समझ जाता है कि भाई कोई ना कोई उसका लगा वाले हो, लेकिन देखता है भीड़ बहुत ज़्यादा होती है. तो जैसे उनको लगता है पता नहीं शायद कोई सेलिब्रिटी है, कोई सुपरस्टार होगी जो जिसकी डेथ होगी, इस वजह से इतने सारे लोग जमा हो गए. तो जैसे उन बूढ़े आदमी से आकर पूछता है कि क्या ये कोई सुपरस्टार या सेलिब्रिटी थी. तो वो बोलता है नहीं ये सुपरस्टार या सेलिब्रिटी नहीं थी बट उससे कोई कम भी नहीं थी. तो वहाँ पर उसको पूछता है कि ये कौन थी. तो वो बोलता है कि ये मेरी एक स्कूल टीचर है जिसके साथ किसी बच्चे ने अगर उसका टाइम स्पेंड किया होगा तो वो ऐसा बोल सकता है वो उसके लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम, ठीक है. जिसके अंदर इसका नाम डोरोथी था, ठीक है. उसके बाद ओके, तो उस टाइम पे जो बूढ़ा आदमी होता है जैसे उनको बोलता भी है दैट आई कुड फाइंड एनी यंग पर्सन हु हैज लर्नड एज मच फ्रॉम देयर प्रॉब्लम एज मी. मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है कहीं ना कहीं ऐसा है कि डोरोथी जो पर्सन है वो इतनी चेरिशिंग है, इतनी अच्छी है कि इसका जो कोई भी जो टाइम स्पेंड करता है तो वो उसके लाइफ का बेस्ट टाइम होता है. मतलब ऐसा कोई भी रिग्रेट नहीं करता यार ये बंदी बहुत खराब थी और, ठीक है. फिर भी वो पूछता है कि यार फिर भी आप खुश कैसे हो, क्योंकि वो मर गई ना. तो वो बोलता है मैं मेरे हैप्पी मोमेंट्स को याद कर रहा हूँ जब मैंने उसका टाइम स्पेंड किया था.
तो उसको समझ जाता है कि कहीं ना कहीं एक हैप्पी मोमेंट होता है, तो फिर वो जाता है रेड स्टीवन के पास फिर से। तो उसको चैलेंज होता है कि 4 बंदों को ढूंढना है, राइट। छोटी बच्ची मिल गई एमिली, फिर बूढ़ा पर्सन मिल गया जो ये डॉर्थी वाला है डेथ वाला, और बीच वाला एक मिडिल एज वाला भी मिल गया, कौन, जो उसकी कार वॉश करके देता है। बीच में फिर वो बोलते हैं कि चौथा पर्सन, तो वो बोलता है पता नहीं आप मानोगे या नहीं मानोगे, बट चौथा पर्सन मैं खुद हूँ, बिकॉज मैं ऑलरेडी इतने सारे प्रॉब्लम फेस कर रहा था, उसके बाद भी कहीं ना कहीं मैंने उन प्रॉब्लम को फेस करके उनको जॉयफुल में ये किया, राइट। तो ये चैप्टर 7 का समरी था। इसके अंदर हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, उसको हम लोग फेस करने का तरीका हमारे पास होता है। हम उसको अपने हिसाब से फेस कर सकते हैं, हैप्पीली भी कर सकते हैं, जॉयफुली भी कर सकते हैं, और रोते रोते भी कर सकते हैं कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, ठीक है। तो चैप्टर 8 है द गिफ्ट ऑफ फैमिली। Some people are born into wonderful families, others have to find or create them. Being a family member of a family is a priceless membership that you pay nothing for but love. तो इसके अंदर रेड स्टीवन क्या करता है, जेसन को एक और टास्क दे देता है, बोलता है तुमको 2 जगह जाना है, ऐसी जगह पे जहाँ पे जो फैमिली नहीं है वो लोग कैसा फील करते हैं, जिनकी फैमिली है वो लोग कैसा फील करते हैं। तो रेड जेसन ने एक अपना अनाथ ऑर्फन जो होता है वो खोल के रखा होता है, तो वहाँ पे उसको एक मंथली भेजता है, और ब्रैड जो एक पर्सन होता है जो उस पूरी जगह का देखभाल करता है, तो उसका रिप्लेस कर देता है कि भाई तुमको 1 महीने तक यहाँ पे सबको संभालना है, जितने बच्चे हैं उनको 3 डजन बच्चे होते हैं, अप्रॉक्स 36 बॉयज़ होते हैं पूरे, उनको संभालना है। कुछ नहीं बताता कि तुमको क्या करना है, कैसे करना है, कुछ भी नहीं, सिंपली बस इतना बोलता है कि तुमको संभालना है 1 महीने तक। देन वो लोग चले जाते हैं, वो संभालता है, ट्राई करता है, कोशिश करता है, बिकॉज पहली बार कर रहा है, उसको आदत नहीं है, राइट। तो ट्राई करता है, कोशिश करता है, लेकिन ना उसको इतना समझ में आता है कि सब बच्चे का बहुत फैमिली हुआ है। फिर जाते टाइम वो लोग फेयरवेल करते हैं उसके लिए, उसको बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो उसके बाद बहुत सारे जब गिफ्ट मिलते हैं तो उनका एक ड्राइवर होता है, तो सिंपली उसका नेम नाथन है, ठीक है। तो उससे सिंपली पूछता है कि कैसे, तो उससे सिंपली क्या बोलता है यहाँ पे, फैमिली, आई थिंक फैमिली इज़ not as much about being related by blood but as it is about relating through love। मतलब कहीं ना कहीं वो जो बच्चे हैं वो भले उनकी फैमिली नहीं है, लेकिन वो आउटर एनवायरनमेंट में अपने खुद को इतना, मतलब ऐसा बोल सकते हैं फैमिली में प्यार होना ज़्यादा ज़रूरी है, ब्लड रिलेशन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, राइट। उसके बाद द गिफ्ट ऑफ लॉफ्टर, चैप्टर 8 द गिफ्ट ऑफ लॉफ्टर 9। तो गिफ्ट ऑफ लॉफ्टर में जो जेसन है उसको एक ऐसा टास्क मिलता है कि तुमको ऐसा पर्सन ढूंढना है जो बहुत प्रॉब्लमेटिक और एडवर्स सिचुएशन में भी खुद के ऊपर हंस रहा हो। तो पहले वो बहुत ढूंढता है, उसको मिलता नहीं है, तो वो एक दिन ट्रेन में जा रहा होता है, तो ट्रेन में जाते हुए देखता है एक अंधा आदमी होता है, गाइस ध्यान से सुनना, एक अंधा आदमी होता है, वो क्या करता है, ट्रेन में बैठा होता है, लेकिन उसको नहीं पता है, बिकॉज वो अंधा है, उसको नहीं पता कि भाई सीट गंदी है कि नहीं। वो क्या करता है, मैगजीन लेता है, सीट पे रखता है, उस पर बैठ जाता है। बैठने के बाद जैसे सामने बैठा हुआ है, एक दूसरा बंदा आता है, तो उससे पूछता है कि क्या तुम ये मैगजीन पढ़ रहे हो। अब अगले बंदे को भी दिख रहा है कि अगला बंदा अंधा है, उस पर बैठा है, तो वो क्या करता है, उठता है, पेज पर बैठता है और बैठ जाता है, बोलता है हाँ पढ़ रहा हूँ लेकिन बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगले बंदे को समझ आता है अंधा है कैसे पढ़ रहे, तो बैठा हुआ है, ठीक है। तो उसको समझ जाता है कि हाँ भाई ये बंदा हो सकता है जो एडवर्स सिचुएशन में भी खुद के ऊपर हंस रहा है। तो उसको लेके जाता है रेड स्टीवन के पास। रेड स्टीवन का जैसे लेके जाता है, जैसे वो ऑफिस के अंदर एंटर करता है, जैसन और जो ब्लाइंड पर्सन होता है, जैसे एंटर करता है उसके बाद ब्लाइंड पर्सन खुद से बोलता है आपका ऑफिस तो बहुत अच्छा है, फर्नीचर भी बहुत अच्छा है। अब उसको पता है, अब रेड स्टीवन को भी समझ जाता है कि कहीं ना कहीं इस पुलिंग में लेग राइट। तो फिर बताता है कि वो जनरली ब्लाइंड पर्सन से पूछता है कि ऐसा क्या, मतलब फर्स्ट मीटिंग में क्या हुआ था, आपका कैसे हुआ था, तो पूरे ट्रेन का इंसिडेंस एक्सप्लेन करता है, और जाते टाइम में बोलता है कि आपकी टाई बहुत अच्छी है और चले जाता है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा है कि आप कौन से प्रॉब्लम में हो वो आपको पता है, राइट। और आप उस पर खुद ही हंसोगे ना तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, उस पर आप अगर खुद से हंसोगे तो। इसके अंदर उसने एक और चीज़ बोली थी, और ही सेड मिस्टर हैमिल्टन समटाइम इन लाइफ यू आइदर लाफ और यू क्राई एंड आई प्रेफर टू लाफ, ठीक है, राइट। उसके बाद टाई वाला हो गया। उसके बाद 10th चैप्टर द गिफ्ट ऑफ ड्रीम्स, फेथ इज ऑल दैट ड्रीमर्स नीड टू सी इन द फ्यूचर। तो 10th चैप्टर में जो स्टीवन होता है, स्टीवन ने और 2 पर्सन रखे होते हैं, मतलब उसके नीचे काम कर रहे हैं, मिस हैमिल्टन और एक और पर्सन होता है। तो वो उसको कंटिन्यू ऑब्जर्व करते रहते हैं, मतलब इसको जब भी 1 महीने का कहीं भेजते हैं तो ये लोग दूर से उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर पास भी रह के करते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे
मिस्टर हैमिल्टन जो है वो उसको एक टास्क देता है, बताता है कि अब तुमको पता चलेगा कि तुम्हारे ड्रीम का पावर क्या है, तुम्हारा गिफ्ट क्या है, ठीक है। तो उसको दो बंदे अगर बताता है। पहला बंदा ये पहले उसको बताते हैं द ड्रीम कम ट्रू इन हिज हार्ट एंड माइंड बिफोर इट केम ट्रू इन रियलिटी। आप सबने कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना होगा, राइट, कि हमको जो कुछ भी लाइफ में चाहिए उसको अगर हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इन रियलिटी उसको मानने से पहले अपने खुद वो अपने माइंड में वो ड्रीम कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब जाके वो अपने को रियल लाइफ में मिलता है, राइट। तो कहीं ना कहीं इसका यही मतलब है। उसके बाद वो उसको बताता है, हैमिल्टन बताता है जैसन को, अ पर्सन हु कैन लिव देयर एंटायर लाइफ विद बर्निंग पैशन फॉर देयर ड्रीम्स टू द एक्सटेंट दैट दे शेयर इट ऑन देयर डेथ बेड, ठीक है। इसमें क्या होता है, वो अपने एक फ्रेंड की स्टोरी बता रहा होता है। पहले स्टोरी बताता है कि मेरा एक फ्रेंड है जो इतना ज़्यादा ड्रीम्स को फॉलो करता है, इतना ज़्यादा फॉलो करता है कि वो किसी को बताता नहीं है, लेकिन हम जब भी उसके रूम में घुसते हैं हमको पता चल जाता है। वो बोलता है किसी को बताता नहीं है, कुछ नहीं करता, शेयर नहीं करता, लेकिन उसके रूम में जब घुसते हैं ना तो उसके वॉल पे उसके ड्रीम्स बने होते हैं, पूरा प्लानिंग बना होता है, सब कुछ, मतलब हम लोग को बताता नहीं है, लेकिन जैसे हम उसके रूम में घुसते हैं तब हमको पता जाता है। उसके बाद सेकंड पर्सन का बताता है जिसने ये ड्रीम सोचा होता है कि हमको 50 की एज में रिटायर होना है विद प्रॉपर फाइनेंस, मतलब फाइनेंशियली बहुत फ्री हो जाना चाहिए। तो ये दो पर्सन का नाम उसको बताता है। लेकिन जब फर्स्ट पर्सन जो है ये होता है हॉस्पिटल में और एकदम मरने के कगार पे होता है, डेथ बेड पे होता है, फिर भी वो अपने सीलिंग पे एक ड्रीम बना लेता है, ठीक है। तो रिपोर्टर आता है, रिपोर्टर पूछता है कि मतलब आप तो मरने वाले हो, आप क्यों सीलिंग, तो बोलता है एक काम करो, यहाँ पे आके लेटो। तो उसके बेड पे आके लेटा है रिपोर्टर भी ऊपर देखता है। तो मतलब जहाँ पे उसने बोला ना स्टार्टिंग में कि कोई भी ड्रीम है उसको रियल लाइफ में पूरा होने से पहले अपने को माइंड में पूरा करना पड़ता है। तो भले ही वो मर रहा है बंदा, उसके नेक्स्ट डे वो मर भी जाता है, मर गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके माइंड में वो ड्रीम उसका पूरा हो जाता है। वहीं पे जो सेकंड पर्सन है जिसने 50 की एज में ड्रीम सोचा था कि 50 की एज में रिटायर होना है, उसके पहले वो बहुत काम करता है, इतना काम करता है कि बहुत सारा पैसा उसका जमा हो जाता है 50 की एज तक। उसके बाद उसके 1 महीना वो मर जाता है, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं होता। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है ना कि अपने जो ड्रीम्स, अपनी जो लाइफ है, इसके अंदर अगर कॉमाज है तो मतलब कहीं ना कहीं ये है कि हम उसको कंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन अगर हम वहाँ पे फुल स्टॉप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग वहाँ पे रुक रहे हैं, ठीक है। जो पहला वाला पर्सन है ड्रीमर वाला, आपने सुना होगा वॉल्ट डिज्नी, राइट, उसका स्टोरी है वो, ठीक है। तो वॉल्ट डिज्नी वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में कॉमा लगा के चल रहा था। उसकी टाइम टू टाइम जैसे ही कंप्लीट होता है वो नेक्स्ट ड्रीम पे जाता है। कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, छोटे ड्रीम देखते देखते ना फिर बड़े कंप्लीट करते जाते हैं, वैसे ही। लेकिन जो 50% वाला एज वाला बंदा था उसने खुद डिसाइड कर लिया था कि एट द एज ऑफ 50 मुझे रिटायर होना है। उसके आगे का उसका कुछ प्लानिंग ही नहीं था, रिटायर हुआ, फाइनेंशियली पूरा फ्री था, बहुत सारे पैसे भी थे उसके पास, बट स्टिल वो हैप्पी नहीं था। उसके एक महीना उसके डेथ हुई। तो दिस इज ऑल अबाउट माई पार्ट। तो इसके अंदर ना एक और चीज़ बोलता है, आई मीन यंग पीपल हु हैव नॉट लर्न द पावर एंड द पैशन एंड द वैल्यूज दैट दे कैन हैव विच विल मेक देयर लाइफ वर्थ लिविंग। मतलब कहीं ना कहीं अगर वो ड्रीम जब कंप्लीट भी कर रहा है, उसके बीच में जब तक वो एंजॉय नहीं कर रहा है, उस ड्रीम को खुद से अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, जैसे मान नहीं रहा है, तब तक वो ड्रीम्स पूरे नहीं हो सकते। अगर हो भी रहे हैं तो बंदा एट द एंड कुछ नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच। साइकोथेरेपी से कैसे रिलेट करोगे आप ये 3-4? सर कहीं ना कहीं हर जगह पे हो रही है, बिकॉज माइंडफुलनेस हो रही है, क्योंकि जो पर्सन है हर जगह पे कहीं ना कहीं खुद से खुश है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके अंदर खुश है, डिप्रेशन में नहीं जा रहे, भले ही वो मरने के कगार पे हो, फाइनेंशियल क्राइसिस कहीं पे भी हो, बट एट द एंड वो प्रेजेंट में खुश है, ना फ्यूचर का सोच रहे हैं ना पास्ट का सोच रहे हैं। इसके अलावा जैसन के लिए मोटिवेशन है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गिफ्ट सीख रहा है, भले ही स्ट्रगल से सीख रहा है, प्रॉब्लम से सीख रहा है, बट कहीं ना कहीं सीख रहा है। उसके बाद एक और बीच में पॉइंट है कि जो प्रॉब्लम्स है, लोग हमेशा बड़े प्रॉब्लम को सोचते हैं, लेकिन बड़े प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को फोकस करना पड़ेगा। तो वो एक चीज़ है। और आप पर्सनली क्या सीखे सो व्हाट यू हैव पर्सनली लर्न, अंडरस्टूड, हाउ यू रिलेट इट टू योर पर्सनल लाइफ? सो पर्सनल लाइफ के हिसाब से प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो, हम लोग उसको कैसे फेस करते हैं वो बहुत मैटर करता है। हम उसके लिए रोते हैं या हंसते हैं वो बहुत मैटर करता है। और वो काफ़ी अच्छी थी पढ़ते टाइम, सबसे अच्छा तो द गिफ्ट ऑफ लाफ्टर था, बिकॉज उसके अंदर वो एकदम उल्टा करता है, अजीब करता है, तो अच्छा था। राइट कंटेंट वाज गिवन टू आपको शायद है ना।
अच्छा किया. Sir has just narrated me the basic part or theme of that story. So I think yes, it is very applicable to all of us. It's not necessary you read the book and you immediately adopt that, but still each one of us can study or learn through this. And yes, problems are there everywhere. We have also learned through our problems. अच्छा. Thank you.